अब लिखे फटाफट। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू, फॉरेन ट्रेड एफटी लिख लेना बार बार। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू एक्टिविटीज, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, सीट खाली पड़ी हो बैठना होता, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। There are two main aspects of foreign trade. There are two main aspects of foreign trade. अब ये पेपर में आता है 1 मार्क्स में। कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं? There are two main aspects of foreign trade. One, composition of foreign trade, and second, direction of foreign trade. गौर से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन क्या होता है और डायरेक्शन, पहले इसका मतलब समझ लो तो लिखो जल्दी से। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, types of goods and services to be imported and exported. Types of goods and services to be imported and exported. यानी कंपोजिशन से मतलब है टाइप, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्शन से लिखो, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स which countries to be exported or imported, which countries to be exported or from which countries to be imported. तो देखो मेरी बात सुनो, इसको आप याद करने के लिए कंपोजिशन लिखो और डायरेक्शन लिखो। ये पूछा जाता है पेपर में, इसलिए बता रहा हूं। कंपोजिशन का मतलब होता है क्या और इसका मतलब होता है कहां। सिंपल सी कहानी ये है। मतलब कंपोजिशन से मतलब है क्या और डायरेक्शन से मतलब है कहां। गोरों ने क्या किया, इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया। मतलब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है क्या इंपोर्ट किया जाएगा और क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कहां पे इंपोर्ट किया जाएगा और कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा और कहां से इंपोर्ट किया जाएगा। दोनों पे कब्जा कर लिया था किन्होंने, गोरों ने। कैसे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो पूछता है व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। कई बार पेपर में आया 1 नंबर के अंदर। कौन से 2 मेन है? कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी। या 1 नंबर में पूछे डिफाइन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप बोल सकते हो कंपोजिशन मीन्स व्हाट, यानी क्या, और डायरेक्शन मीन्स वेयर। ठीक है जी। चलो लिख देना आप एक लाइन के अंदर। अब आ जाओ मेन बात पे। देखो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड लूपसाइडेड, लिखो ना, लिखो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। मेन पॉइंट पे कैसे कब्जा किया था उन्होंने, क्या किया गोरों ने, अंग्रेजों ने क्या किया। तो लिखो फटाफट कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, लिखो। हाँ, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या हुआ? ये हेडिंग है, पहला पॉइंट है अभी, फर्स्ट पॉइंट। लूपसाइडेड, LOPSIDED, नहीं एक ही होता ना, एक ही है लूपसाइडेड, मतलब एक तरफा।
इसका मतलब होता है एक तरफा, सिंगल वे। यस, आप कह सकते हो सिंगल वे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं एक तरफा, एक तरफा, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब है एक तरफा, बोलते हैं लूप साइड। अब देखो गोरों ने क्या किया मालूम है, इधर देखो, गोरों ने जो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड था ना वो वन साइड कर दिया, मालूम है। उन्होंने हिंदुस्तान की कंपोजिशन को, मतलब क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा और क्या इंपोर्ट किया जाएगा, उसको एक तरफ कर दिया, सिर्फ एक तरफ। मालूम है कौन सी तरफ? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाएगा और फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे। कहां से? सिर्फ ब्रिटेन से। ये गोरों ने किया। गोरों ने फॉरेन ट्रेड के साथ क्या किया? कंपोजिशन को एक तरफा कर दिया, एक साइड। हिंदुस्तान अगर एक्सपोर्ट करेगा तो रॉ मटेरियल करेगा, इंपोर्ट करेगा तो फिनिश गुड्स करेगा, और वो भी कहां से? सिर्फ ब्रिटेन से। रॉ मटेरियल किसको देगा? ब्रिटेन को। फिनिश गुड्स कहां से लेगा? ब्रिटेन से। इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड लुक साइडेड, वन साइडेड कर दिया। इसे वन साइडेड भी कह सकते हो, एक तरफा भी कह सकते हो, सिंगल वे भी कह सकते हो, जो मर्जी लिख लो वर्ड, ठीक है जी। आप इसे वन साइडेड भी कह सकते हो, एक तरफा, राइट, वन साइडेड भी लिख सकते हो आप। तो लिखो इसके अंदर क्या लिखोगे आप? बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया was exporter of mainly the primary products, such as cotton, raw silk, jute, etc. And India was the importer of finished consumer goods, and India was the importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes, silk and woolen clothes, and capital goods. All this composition was loop-sided. All this composition was loop-sided to Britain. ठीक है जी। हिंदुस्तान जो है एक्सपोर्ट भी करता था, इंपोर्ट भी करता था, लेकिन उन्होंने एक तरफ इसका मुंह मोड़ दिया। मालूम है किस तरफ? ब्रिटेन की तरफ। कच्चा माल भेजे तो पक्का माल, बना बनाया माल वहां से आए तो ब्रिटेन से। यही काम किया अंग्रेजों ने। जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था उसको एक तरफ मोड़ दिया, ठीक है जी। लेकिन कंपोजिशन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? मीन्स व्हाट टू इंपोर्ट एंड व्हाट टू एक्सपोर्ट। क्या हम इंपोर्ट करेंगे और क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे। यानी जो भी हम इंपोर्ट करेंगे या जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? ब्रिटेन से करेंगे। आई बात समझ में? हमने पहले लिखा था देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। फिर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, फिर लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आए, हमने कहा द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज वन साइडेड। कैसे? गोरों ने इसे अपनी तरफ मोड़ दिया। किसकी तरफ? ब्रिटेन की तरफ। यानी रॉ मटेरियल अगर हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट तो कहाँ करेंगे? ब्रिटेन। और फिनिश गुड वहां से आएंगे तो कहां से आएंगे? ब्रिटेन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, in favor of Britain. Direction of foreign trade in
फेवर ऑफ ब्रिटेन। ये भी ब्रिटेन की तरफ मोड़ दिया गया। कहां की बात आई तो ये भी ब्रिटेन की तरफ, क्या की बात आई तो वो भी ब्रिटेन, और कहां की बात आई तो वो भी ब्रिटेन। ठीक है जी, लिखो फटाफट। एज essential in the policy, as essential in the policy, most of Indian exports were to Britain, and most of imports were from Britain. Britain enjoyed the monopoly. Britain enjoyed monopoly over Indians' foreign trade. Over Indians' foreign trade. India's foreign trade. ठीक है जी. Nearly half of the exports and imports were and from Britain. Nearly half of the exports and imports were to and from Britain. The remaining half were to the neighboring countries. Like China, Sri Lanka, Iran, etc. Neighboring countries like China, Sri Lanka, Iran, etc. ठीक है जी. अब देखो क्या क्या किया गोरों ने फॉरेन ट्रेड के साथ. पहला काम किया, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड लूज साइडेड, एक तरफा कर दिया. दूसरा क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटेन. दूसरा काम. एक और काम किया, लिखो फटाफट जल्दी से. तीसरा काम क्या किया, इन्होंने शॉर्टेज क्रिएट कर दी. लिखो, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट्स क्रिएट शॉर्टेज. इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट कर दी गई. ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा एक्सपोर्ट क्या किया, कंट्रोल कर लिया. लिखो जल्दी से. इन डोमेस्टिक मार्केट exports have been greater than imports. क्या लिखा आपने? इन डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट्स हैव बीन ग्रेटर देन इंपोर्ट्स ड्यू टू टाइट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूलर्स. British rulers were preferring exports over domestic supply. Which created a shortage of essential goods
of essential goods in domestic market. Goods in domestic market. ठीक है जी, ये भी गोरों ने काम किया। गोरों ने क्या किया, जो कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते थे यहां से उठा के बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया। उससे जो लोकल मार्केट थी, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट थी, उसके अंदर एक शॉर्टेज आ गई। लोगों को खाने पीने का सामान भी मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो उसी चीज को प्रोड्यूस करवाते थे जो उनको वहां पे चाहिए। यानी अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो और आप राइस की खेती कर रहे हो, जीरे की खेती कर रहे हो, तो उसको छुड़वा देंगे। वो बोलेंगे वही चीज प्रोड्यूस करो जो वहां पे चाहिए। कहा? ब्रिटेन के अंदर। तो यहां से क्या होगा, जो भी कुछ आप उगाओगे सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। जो एसेंशियल गुड्स है, खाने पीने का सामान है, वो भी नहीं लोगों को मिल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने वो शॉर्टेज क्रिएट कर दी। सब कुछ एक्सपोर्ट किया, वही चीज प्रोड्यूस की जो उनको वहां पे चाहिए ब्रिटेन के अंदर। तो उन्होंने सारा क्या कर दिया, यहाँ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक शॉर्टेज क्रिएट कर दी। ये भी उन्होंने काम किया फॉरेन ट्रेड के साथ। और एक काम किया, लिखो फटाफट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अभी क्या बोलते हैं ड्रेन को? मतलब नाली में क्या करना? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, फ्लो ऑफ इंडियन वेल्थ कह सकते हैं। मतलब या तो क्या बोलेंगे उसको, ड्रेन का मतलब क्या होता है? निकाल देना है ना, निचोड़ देना, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, बहा देना। चलो लिखो फिर, लार्ज अर्निंग्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। लार्ज अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, large earnings from exports serve British interest, served SERVED, served British interest in India. In India, rather than India's economic development. Rather than India's economic development. Rather than India's economic development. These earnings were mainly used to fund British administration in India. These earnings were mainly used to fund British administration in India. All this drained India's wealth to Britain. Drained India's wealth to Britain. India's wealth, इंडिया का पैसा टू ब्रिटेन। ठीक है जी, पैसा आता था जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो पैसा आता था, लेकिन उस पैसे का मैक्सिमम हिस्सा यूज किया जाता था अपने खुद के ऊपर। गोरे उस पैसे से लड़ाइयां लड़ते थे, गोरे उस पैसे से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अपनी आर्मी को पे करते थे। उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने हमारा डेवलपमेंट नहीं किया, हमारे देश का विकास नहीं किया, उन्होंने वही काम किया जिसकी उनको जरूरत थी। अगर आप कोई पुल बना हुआ देख लेते हो या कोई बिल्डिंग बनी हुई देखते हो, गौरव के टाइम की आज भी है, नो डाउट, जो भी उन्होंने काम किया वो आज भी है, ठीक है, वो टूटे नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए। सड़कें भी बनाई, अभी पढ़ेंगे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सड़कें बनाई, रेलवे भी बिछाई, लेकिन अपने के लिए, ताकि उनके जो गुड्स थे, फिनिश प्रोडक्ट्स, वो दूर दूर तक पहुंच सके और दूर दूर से रॉ मटेरियल आ सके ट्रांसपोर्ट के लिए। अपने लिए काम किया उन्होंने, हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो भी पुल बनाए, सड़कें उन्होंने कुछ बनाई या रेलवे बनाया, वो अपने लिए, हमारे लिए नहीं किया, ताकि उनको काम हो सके, उनका काम हो सके। पैसा आता था, एक्सपोर्ट्स था, आपने भी पढ़ा ना, एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे। इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स थे कि शॉर्टेज हो गई थी डोमेस्टिक मार्केट में, तो पैसा तो आएगा ना एक्सपोर्ट से, लेकिन उस पैसे पे मोनोपोली किसकी थी? गौरव की। उस पैसे का यूज कहाँ किया गया? उस पैसे का यूज किया गया फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
हम पे राज करने के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का यूज किया होता तो हम बहुत आगे निकल जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है जी, इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। भाई चलो जी आगे आ जाओ। नेक्स्ट, यहाँ खत्म हो गया आपका ये फॉरेन ट्रेड का टॉपिक। आ जाओ नेक्स्ट लिखें, डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशंस, और आज हम फिर इन्हीं गोरों के वहां जाके काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं पॉन्ड्स के अंदर, और फिर वहां काम कर करके यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां डाल लेते हैं और बोलते हैं हम फॉरेन में कमाई कर रहे हैं। हमारा लूटा पैसा लेके गए थे ये, आज हम वापिस इनसे लूट के लेके आ रहे थे। देखा है, आज हम वहां जाके काम करते हैं यूके के अंदर, वहां पे क्या कमाते हैं, पॉन्ड्स में देते हैं पैसे, और वहां पे 1 पॉन्ड मिलता है, यहाँ 100 रुपये मिल जाते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां डालते हैं और क्या बोलते हैं वहां से कमा रहे हैं। ये हमारा ही पैसा लेके गए थे, उनका पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा जो वापस ला रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है, ये पंजाब कर रहा है, सबसे ज्यादा काम पंजाब कर रहा है। हर घर में से एक बंदा है। आपको मालूम है, आपको मालूम है वो मिनी पंजाब है वहाँ यूके के अंदर। नहीं, यूके में भी है, साउथ हॉल एक जगह है यूके के अंदर, साउथ हॉल बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर क्या था ऐसे बिल्कुल पंजाबी ढाबे, बाहर मंजियां और सब कुछ वही सिस्टम है, बिल्कुल वैसे पंजाब वाले, बल्कि पंजाब से बेटर है। उन्होंने पंजाब से ज्यादा बेटर उस गांव का, पूरा गांव है वैसे लोगों ने वो गाय भैंसे रखी हुई हैं, कच्ची सड़कें छोड़ी हैं, जैसे बिल्कुल पंजाब की गांव की फीलिंग दी हुई है, और ज्यादा अच्छा बनाया उस पंजाब के गांव से ज्यादा अच्छा बनाया। और वहाँ ऐसी रेडियां लगती हैं और वो छलियां भून रहे हैं, कोई सब कुछ हो रहा है बिल्कुल गाँव की तरह। कुल्लू बताते हैं कि वहाँ जाते हैं घूमने के लिए लोग स्पेशली, जैसे हमारे यहाँ हवेली नहीं बनाया, याद है हवेली रेस्टोरेंट देखा आपने किसी ने? हवेली रेस्टोरेंट में गया, जो मेन हवेली है जलंधर रोड पे, उसके अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे बिल्कुल पंजाब वाली चीज दिखाई है उन्होंने, बिल्कुल सेम वैसे ही, मतलब बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है। कोई वहाँ पे वो जादू दिखा रहा है छोटा मोटा, वहाँ पे फोक डांस हो रहा है, तो सब कुछ, मतलब 400 रुपीज टिकट है, 400 रुपये एक बंदे की टिकट, 4 या 500 रुपये से 400 है। अंदर जाओ तो उसमें खाना भी फ्री है, साथ में जितना मर्जी आप खा सकते हो और पूरा घूम सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। नहीं, हवेली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा देखने लायक है। चलो आ जाओ, तो लो डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होती है मालूम है? और देखो द डेमोग्राफिक कंडीशंस, द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, suggested the demographic conditions during the British rule suggested all features of a backward economy. The demographic conditions during the British rule suggested all features of a backward economy. पता क्या होती है डेमोग्राफिक कंडीशंस? पढ़े लिखे लोग कितने, लिटरेसी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, वो सब डेमोग्राफिक में आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, आगे पढ़ने वाले लिखवाऊंगा आज ये सारी बातें। अब लिखो इसके अंदर आगे, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड। सेंसस वालों में क्या होता है? क्या? जनगणना। अभी नोट करने वाली बात है। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। First census was conducted in 1881. कब? लिख लो एक बात पहले वाले पेज में, 1881. After that, every census is, census माने जनगणना, is conducted after 10 years. 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत की। 1881 जब हम आजाद भी नहीं थे, पहली बार भारत के लोगों को गिना गया। मुझे तो ये भी शक है कि तब पाकिस्तान भी एक ही था, ऐसा तो नहीं बीच में भी गिनती है और हम उसमें नाम ही है।
हो सकता है। और उसके बाद पता नहीं, 1881 में पहली बार गिना था हमने, और उसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। अब होने वाली है, इस साल के अंदर होनी थी। ठीक है, कब? इस साल होनी थी शायद। पहले कब हुई थी? 11 में हुई थी। 11, 10, 21। तो 21 में होनी चाहिए थी ना। 21 में होगी, अगले साल होगी, अगले साल जनगणना होगी। क्या जी? आपने पढ़ा था ना स्टैट के अंदर एक टॉपिक, कौन सा? सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। तो अब सेंसस मेथड के हिसाब से जनगणना होने वाली है। आ जाओ आगे लिखो। बिफोर 1921 India was in first stage before 1921 India was in first stage of demographic transition. TRANSITION क्या बोलेंगे इसको? Before 1921 India was in first stage of demographic transition. क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन है ना, TRANSITION ट्रांजिशन। आगे the second stage started after 1921. The second stage started after 1921. बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन करना सारे को आप। The year 1921 is described as the year of great divide. ये सच्ची फोटो अंडरलाइन कर लो सारा। हाँ, the year 1921 is described as the year of great divide. ये पक्का पेपर में आता है जी, 100%। ग्रेट डिवाइड ग्रेट डिवाइड 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है। क्यों? देखो क्यों। इट इज बिकॉज आफ्टर 1921 population grew continuously and rapidly. सुनो मेरी बात, 1921 तक भारत की जनसंख्या कंट्रोल में थी। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि 1921 के तुरंत बाद जो भारत की जनसंख्या थी वो एकदम तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुई 1921 के बाद। यानी 21 के बाद जो भारत की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी, वो तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुई, कॉन्टिन्यूसली और रैपिडली, मतलब फिर पीछे नहीं मुड़ी। आप देखो आज भी हालात ये हैं कि अभी भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लगातार रुक नहीं रही है। पॉपुलेशन आज भी बढ़ रही है। आप वहां चले जाओ ट्रिब्यून चौक के ऊपर, वहां हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा हुए आपको दिखा रहा है। वो एक सेकंड के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है। वहां घड़ी लगी है बहुत बड़ी, वो शो कर रही है, नंबरिंग चल रही है उसके अंदर, पॉपुलेशन नंबर शो हो रहे हैं उसके अंदर। यानी 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज पे थे, हम कंट्रोल में थे। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ी और रैपिडली बढ़ी, बहुत तेजी के साथ और लगातार बढ़ती चली गई। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये पेपर में ना आया ना तो आप बोलना सर आपने झूठ बोला था। 100% पेपर में बात आती है। वो आप पूछेगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 4 ऑप्शन देगा आपको, 21 देगा, 31 देगा, 11 देगा और 41 देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे 1921 से। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्या इसी के साथ लिखो। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आर डिस्कस्ड एज बिलो। अब हम करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में डिस्कशन। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आर डिस्कस्ड एज बिलो। पॉइंट नंबर 1, हाई बर्थ रेट and
हाई डेथ रेट। ठीक है जी। आजादी के टाइम पे 1947 की बात हम कर रहे हैं, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। लोगों के पास बच्चे पैदा करने के बाद काम कोई नहीं था, यही काम था, और मरते भी बहुत थे। एक परिवार के 10 बच्चे पैदा कर देते थे, मालूम है क्यों? मालूम तो 5 ही बचेंगे, 5 मर जाएंगे। हालात ऐसी थी, ना तो कुछ अच्छे से इलाज थे, ना अच्छे से हॉस्पिटल थे। इसलिए जो बर्थ रेट था वो भी बहुत ज्यादा था और जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। हम कब की कंडीशन पढ़ रहे हैं मालूम है आपको? 1947 की बात कर रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज भी जो है बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, लेकिन बहुत कंट्रोल में आ गए उसके मुकाबले। इसके कंपेयरली बहुत मुकाबला कंट्रोल में आ गया अभी भी। लेकिन अभी भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है ना। पहले क्या होता था मालूम है? 10 बच्चे बच्चा 5 बचेंगे, 5 मर जाएंगे, है? कुछ था नहीं ना, इलाज तो थे नहीं, फैसिलिटी थी। मलेरिया, अरे यार छोड़ो ना, मलेरिया और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना कितनी जाने ले लेती थी। आजकल तो कंट्रोल में है। दवाइयां थी नहीं, दवाइयां तो थी नहीं और पैसे थे नहीं लोगों के पास। कहाँ लेके जाओगे? ना हॉस्पिटल थे बड़े बड़े, तो कहाँ लेके जाओगे? तो लिखो जल्दी से मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? जल्दी लिखो, क्या होता है बर्थ रेट? लिखो, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, it refers to the number of children born per 1000 in a year. Number of children born per 1000 in a year. अब बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा लिखो, आप लिखो यहां गौर से। It was nearly 48 per 1000. It was nearly 48 per 1000. It was nearly 48 per 1000 as compared to 19 per 1000 in 2017. 19 as compared to 19 per 1000 in 2007. 1947 के अंदर 48 था। 2007 नो सॉरी 17 कर लो, 2017 कर लो। सुनो मेरी बात, 1947 के अंदर था, 1947 के अंदर। आज कितना है? आज नहीं 17, 2017 में 19 है पर 1000। दैट इज बर्थ रेट। आज और डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट इसका मतलब लिखो, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग 19। लिखो डेथ रेट, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। Number of persons dying per 1000 in a year. It was nearly 40 per 1000. It was nearly 40 persons per 1000 in 1947. 40 यानी 1000 के पीछे 40 लोग मर जाते थे 1947 में। 1947 में 1000 के पीछे 40 लोग मरते थे। अब नाउ इट इज 7.3 पर 1000। 7.3 पर 1000 इन 2017। आप समझे? अब दोनों इंपॉर्टेंट, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेथ रेट की बात करें या बर्थ रेट की बात करें। अगर बर्थ रेट की बात करें तो पहले था 48 पर 1000, कब? 47 में। लेकिन 2017 में कितना हो गया? 19 पर 1000। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो पहले था 40 पर 1000, जो अब घट के कितना हो गया? 7.3। यानी डेथ रेट भी घटा है
और बर्थ रेट भी घटा है, लेकिन अभी भी बढ़ रहे हैं। घटे इन द सेंस नेगेटिव में नहीं गए, अभी भी जीरो पे नहीं आए, बढ़ तो अभी भी रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत घट गया। डेथ रेट भी घट गया, लोगों का मरना भी कम हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी है, वैक्सीन है, बहुत कुछ आ गया। अब लोग उतने नहीं मरते। पहले 1000 के पीछे 40 लोग मर जाते थे, अब 1000 के पीछे कितने हैं? 7.3। बहुत कंट्रोल हो गया ना, हर 1000 में से 7.3 मर रहे हैं, पहले 40 मर रहे थे। अब बर्थ रेट जो है पहले 40 था, अब कितना हो गया घट के? 19। तो बर्थ रेट भी घट रहा है और डेथ रेट भी घट रहा है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MOR। इन्फेंट मतलब बच्चे हो गए, बच्चे का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिखो। इट रेफर्स टू number of infants dying before reaching 1 year of age. It refers to number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000. In a year. यानी 1 साल की उम्र बच्चे पैदा हुए, बच्चे के पैदा होने के 1 साल से पहले पहले कितने बच्चे मर जाते थे? तो कितने मरते थे लिखो। इन 1947 इट वॉज 218। इट वॉज 218 पर 1000। यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे 1 साल के पहले पहले ही। 1 साल का बच्चा हुआ, उसके पहले पहले 218 मर गए। हर 1000 के पीछे 218 बच्चे मर जाते थे। लेकिन अब कितना है? तो लिखो नाउ मैंने 2014-15 वहां तक का आंकड़ा है हमारे पास, 17 नहीं है। नाउ इन 2014-15 इट इज 40 पर 1000। 40। अब 40 बच्चे मरते हैं, वो भी कब? 2014-15 का आंकड़ा है, अभी तो 21 चल रहा है। आज से 6 साल पहले का ये डाटा हमारे पास है जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब सोचो 1000 बच्चे पैदा होते थे तो क्या रेट था? 1000 में से 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल तक नहीं पहुंच पाते थे, पहले ही मर जाते थे। आज वो सिर्फ 40 है। 218 और 40 में कितना बड़ा गैप है? बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग इन मेडिकल फैसिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी, बहुत कुछ अभी इम्प्रूवमेंट हो गई। पहले 218 मरते थे, अब 40 मरते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी मरते हैं, ऐसा नहीं कि मरते नहीं, अभी भी मरते हैं। 40 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो 1 साल से पहले पहले मर जाते हैं, 1 साल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखो, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों का। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स कैपेबल टू रीड एंड राइट, कैपेबल टू रीड and write, capable to read and write, bracket, above 7 years of age, above 7 years of age, bracket close, with understanding a short simple statement, with understanding a short simple statement in his everyday life, in his everyday life। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पढ़े लिखे से मतलब BA BCom या MA के लोगों से नहीं है। लिटरेसी रेट कैसे काउंट कर रहा है? वो बोलता है 7 साल से ऊपर का कोई भी इंसान
जो एक सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ सके और रीड कर सके और राइट कर सके, पढ़ सके और लिख सके। एक सिंपल स्टेटमेंट को 7 साल से ऊपर का कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो किसी स्टेटमेंट को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, ये 3 बातें जो कर सकता है, उसे क्या माना जाएगा? ही इज लिटरेट, उसे पढ़ा लिखा माना जाएगा। अब आप सारे पढ़े लिखे हो भाई, सारे एक से एक पढ़े लिखे हो, है ना। 7 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है एक छोटी स्टेटमेंट को, उसे क्या माना जाएगा? लिटरेट माना जाएगा। ठीक है जी, ये है लिटरेसी की बात। अब लिखो क्या प्रॉब्लम थी। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज 16%। अब सोच लो आप हिंदुस्तान के हालात। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज 16%। सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो एक स्टेटमेंट को पढ़ सकते थे और लिख सकते थे और समझ सकते थे। 100 में सिर्फ 16 है। द ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज इज 16%, ओनली 16। नाउ अब लिखो, अब कितना है? नाउ इट इज 76% इन 2014 एंड 15। 76। सोचो, पहले 16% था, आज 76% लोग एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये मत उसने डिग्री नहीं है उनके पास, डिग्री नहीं मांग रहा है वो, सिर्फ पढ़ना लिखना और समझना एक सिंपल स्टेटमेंट को जो बोलते हैं पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, मतलब अनपढ़ नहीं है जो ऐसा कर सके। अपने साइन कर ले, पढ़ ले और लिख ले, बस हो गया लिटरेट। ठीक है जी। लेकिन अब कितने लोग ऐसे हैं? 76। पहले सिर्फ 16% थे। और कौन सी डेट में? इन 2014 एंड 15। लिखो, आगे लिख लो, इन 2014-15। हो गया बात खत्म। चलो आगे चलो। आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल, अब औरतों की बात कर रहा है, उनके हालात क्या थे मालूम है? इट वॉज जस्ट 7%। 7%। पहले की बात कर रहा है वो, इट वॉज, उस टाइम की बात कर रहा है, इट वॉज जस्ट 7%। ठीक है जी। 16% अगर टोटल पढ़े लिखे थे, उसमें सिर्फ औरतें या लड़कियां थी, वो सिर्फ 7% थी, सिर्फ 7%। यानी लड़कियों को पहले घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। आपको मालूम है पहले कंडीशन कैसी थी। आप तो बहुत लकी हो कि इस जमाने में पैदा हुए हो जहाँ आप आराम से स्कूल जा रहे हो और फोन आपके पास है और अच्छी सी ड्रेस डाल के आप घूम रहे हो। पहले बहुत बुरे हालात थे। आप अपने ही गाँव में चले जाओ, अपने ही गांव में, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो उस गांव में चले जाओ और आज से 30 या 35 साल पहले चले जाओ और वहां जाके उनकी लेडीज से पूछो, वहां जो है बुढ़ी, उनसे पूछो कि आपको बताएंगे क्या हालात थे। हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों के साथ बहुत गुनाह किए गए, है ना। आप खुद देखो, वो इतने बड़े बड़े घूंघट, यहाँ तक वो बेचारी चलते चलते भी गिर। मैं तो हमेशा ये सोचता चलती कैसे होगी, पैरों से चलती हुई दिखती, आगे क्या देखेगी है? वो ऐसा बड़ा घूंघट, यहाँ तक घूंघट करके, और मतलब गर्मी है, सर्दी नहीं, सुनो, आज गर्मी है, आप टी शर्ट डाल के घूम लेते हो। गर्मी है, कहर की गर्मी है या सर्दी है, हर वक्त घूंघट है। पढ़ नहीं सकती, बच्चों के साथ बात नहीं कर सकती, जहाँ 4 लोग आगे बैठ गए वहां बैठ नहीं सकती। तो क्या जमाना था। और आप तो कितने लकी हो इस जमाने में पैदा हुए हो, बहुत लकी हो आप लोग। आज से 40 साल पहले पैदा हुए होते ना, जैसे घूंघट लेके बैठे होते क्लास में। चलो बात खत्म, यही खत्म करेंगे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, 2 पॉइंट रहेंगे। ठीक है जी, आ जाओ बस। क्लास भी नहीं होती ना। हाँ, फिर क्लास भी नहीं होती। चलो ठीक है।